हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उपासना सरीन आप लोगों का एडुटेरिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं और आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इमरजेंसी के सेक्शन का फुल कवरेज। तो आज की इस वीडियो में आपको नेशनल इमरजेंसी किस प्रकार से भारत ने आपातकाल की स्थिति को सहा, क्या हुआ और लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे देश की शासन व्यवस्था पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा, ये सब आप आज की वीडियो में जान जाएंगे। तो अगर आपको एक बार पुस्तक से पढ़ने पर भी समझ नहीं आया तो ये वीडियो सब मच मोर देन सफिशिएंट है। तो जुड़े रहिए इमरजेंसी की वीडियो के साथ। पर इससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं उन बच्चों के लिए वही देखिए, सफलता अपना रंग बदलती है, समय बदलती है, परंतु एक चीज सफलता की जरूरत है और वो है आपका निरंतर प्रयास। अगर आपने अपने जीवन में निरंतर प्रयास करा है तो बस यही समय है अब कुछ कर दिखाने का और आप डेफिनेटली सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु इसके साथ साथ आपको सही डायरेक्शंस की भी जरूरत है और सही डायरेक्शन आपके लिए एडुटेरिया लेकर आया है खाकी 2.0 का बैच। और खाकी 2.0 आप लोगों की ये टीम है जिसमें सभी फैकल्टीज काफी अनुभवी हैं, प्रतिष्ठित हैं और साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हो चुके हैं। इस बैच के अंतर्गत आप लोगों को पूरा लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा जब तक आप लोगों के एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम आ गया है और आपसे लाइव रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दी जाएगी। आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेगी। आपको A4 साइज शीट्स आपको दी जाएंगी जिससे आपको रिवीजन करने का इतना टेंशन नहीं रहेगा। 5 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को। 5 ईयर का PYQ सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइडेड है। करंट अफेयर की ई बुक्स मिलेगी क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्या करें कैसे करें। और डाउट सेशंस लिए जाएंगे और रविवार को परवीन सर के साथ आपकी वार्ता भी होगी। तो आप उस वार्ता में अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज या अपने सजेशंस या फीडबैक दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ चलिए शुरू करते हैं। अब वर्दी पहनने के सपने को साकार करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आज का ये टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। ध्यान से सुनिएगा, इस नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ ऐसा भारत में जो मंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर एक पल में दुनिया की आंखों का तारा था और दूसरे ही पल पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो गया। क्या हुआ ऐसा नेशनल इमरजेंसी में, तो समझते हैं। बच्चे, कहानी शुरू होती है, हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद हुआ। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका हमेशा से यही थ्योरी रहा है कि देश में सोशलिज्म होना चाहिए, देश में समाजवाद की भावना होनी चाहिए। और इसीलिए 1954 में पंचशील योजना आई और हम सभी एक ही नारा गाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। मतलब हम चाहते थे हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से संबंध रहें और इसी कारण से हम लोगों ने भूटान के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी करी। वो तो बहुत पहले ही हो गई थी, 1948 में। नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करी और अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छा करने के लिए हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सेम चीनियों के साथ, चाइना के साथ भी हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब होता क्या है, 1957-58 के समय पर, क्योंकि उस समय पर दलाई लामा जी तिब्बत के क्षेत्र को छोड़कर आ गए कहां पर, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। अब जब हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में आए तो वहां से चाइना को भनक लगी कि अरे ये तो डलहौजी में, मतलब इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और वहां से चाइना ये मान रहा है कि इंडिया जो कि हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा है, अब ये चाइना के विरोध में है।
तो इस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन होती है। वहां से चीन तैयार कर रहा है भारत का विरोध करने के लिए। अब भारत का विरोध करने के लिए क्या तैयारियां जुटा रहा है अपना, देखिए सीओके वाला एरिया, आप लोग कमेंट करके बताइए सीओके वाला एरिया को जानते हैं या नहीं। बताइए, जो सीओके वाला एरिया है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे चाइना ने रोड बनानी स्टार्ट कर दी, मतलब उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और चाइना के झंडे लगाना शुरू कर दिया। अब वहीं दूसरी ओर 1961 में जब भारत के प्रधानमंत्री को पता चला कि अरे ये तो यहाँ पे तो इंडिया का टेरिटरी है और चाइना यहाँ पे अपने झंडे लगा रहा है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई आपकी धरती पर कब्जा कर ले तो क्या करोगे भाई? या तो आराम से बात करोगे और नहीं तो दूसरा काम क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मानते हो कि नहीं? सेम वही चीज हुई। अब यहां पर 1962 में सबसे पहली बार ये घोषित कर दिया गया कि भारत और चीन का युद्ध होगा। मतलब अब तक जो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई समाजवाद के बारे में, और देखते ही देखते चीन हमारा दुश्मन हो गया और सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लग गया पूरे देश में। तो 1962 में जब इंडिया चीन वॉर हुआ, और आपको पता है हमेशा से पाकिस्तान की आदत क्या है, मौका परस्त है। जब उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है तब वो भारत पे अटैक करने की कोशिश करता है, और वही हुआ 1965 में इंडो पाक वॉर भी शुरू हो गया। मतलब एक तो युद्ध हम लोग देख ही रहे हैं, देखते ही देखते दूसरा युद्ध भी शुरू हो गया, और पहली इमरजेंसी खत्म ही नहीं हुई, वो इमरजेंसी कंटिन्यू चलती रही। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत दो युद्धों को झेल रहा है, साथ में हमारे देश के अंदर का आंतरिक कंडीशन भी खराब हो रहा है। हमारे यहाँ पे कई जगह पर सूखा, अन्न का समस्या, इतनी सारी समस्याएं देश के अंदर भी चल रही हैं, देश के बाहर भी चल रही हैं। 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे, तो उस समय पे देश के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो कंसेंसस किया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री के रूप में देश को रिप्रेजेंट किए। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अभी देश का डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल्दो 1947 में हमारी आर्मी, हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, परंतु सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, दोस्ती का कॉन्सेप्ट हमने अपने डिफेंस पर काम नहीं किया, और जिसके कारण हमें ये चीजें देखनी पड़ी। क्योंकि आप मजबूत हैं तो आप दो ही चीजों से मजबूत हो सकते हैं इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में, या तो आपके देश का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो या आपके देश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो। और आज अमेरिका जो नंबर 1 पे है वो इसीलिए है क्योंकि अमेरिका का डिफेंस और इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका आज 80 to 85% अपने पूरे जीडीपी का फंडिंग डिफेंस में लगाता है, और आज अमेरिका की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, मोर देन $30,000 बिलियन एज पर 2025 रिपोर्ट। ये है अमेरिका। और भारत की जीडीपी बात करूं 4,400 से कुछ ज्यादा है बिलियन डॉलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हालांकि हमने जापान को पीछे कर दिया है। तो आज भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। वर्ल्ड में सबसे पहली इकोनॉमी है अमेरिका की, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जर्मनी और चौथे नंबर पे है इंडिया, पांचवें नंबर पे जापान हो गया है। हम लोग पांचवें से एक कदम आगे और बढ़ गए हैं। मुबारक हो सभी भारतवासियों को। पर अब देश का सिचुएशन क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी बने हैं प्रधानमंत्री। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने एक तरफ अन्न की समस्या से देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ देश में युद्ध हो रहा है और नेशनल इमरजेंसी लगी है। सोच के देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते उस समय तो आपका निर्णय क्या होता, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी जनता के आगे संबोधन किया, क्योंकि जनता की नजरें प्रधानमंत्री पे थी। क्या होगा अब देश का? प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जिसके कारण आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, जय किसान जो हमारा पेट भर रहा है। हम अपनी जिंदगी में कितनी भी तरक्की कर ले, पर हम कर्जे में है जो हमारी रक्षा कर रहा है और जो हमारा दिन रात पेट भर रहा है। और ये नारा हमारे देशवासियों के अंदर ऐसा गया कि पूरी राष्ट्रीयता की, पूरे नेशनलिज्म की लहर तोड़ पड़ी। आज भी आप इस नारे को जब सुनते हैं तो आपके अंदर एक गर्मजोशी सी आ जाती है। और यही है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप तिरंगा झंडा ही फहराएं या आप तिरंगा कैप पहने या इधर इधर तिरंगा लगाए, सिर्फ उसे राष्ट्रीयता नहीं कहते हैं। राष्ट्रीयता एक भावना है, एक फीलिंग है। इसका मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट मेरे देश से है, मेरा हित मेरे देश से है। चाहे मेरे देश में समस्या आए या मेरे देश का अच्छा समय चल रहा हो, अच्छे और बुरे समय में मैं अपने देश के पक्ष में खड़ा हूं, यही राष्ट्रीयता है। ऐसा नहीं कि कल को आपके देश में समस्या आई तो आप भारत की बुराई करने लग जाओ, ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए और फिर उसके बाद मीडिएशन किया गया, रशिया बीच में आया, ताशकंद एग्रीमेंट उज्बेकिस्तान में, सुना होगा आपने कभी ना कभी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम किया और इस मध्यस्थता के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि इस युद्ध को रोका जाएगा। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और अहो दुर्भाग्य, जैसे ही ताशकंद एग्रीमेंट हुआ उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे। कहा जाता है उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हमारे भारत को एक अच्छे ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री से अपना, उनको, भारतवासियों को खोना पड़ा। पर अब आगे चलकर 1966 का समय था। फिर क्वेश्चन यही है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसे बनाया जाए प्रधानमंत्री। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके बारे में बात की गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। पर मेरे प्यारे बच्चों, उस समय पर समाज कैसा था वो तो सुन लीजिए, क्योंकि जब आपको सोसाइटी के बारे में पता होता है तो आप अच्छे से समझते हैं। तो उस समय का समाज था, औरत है तो दहेज देना पड़ेगा, औरत है तो घूंघट में रहना पड़ेगा, औरत है तो चार दीवारी में घर में रहना पड़ेगा, दाल रोटी सब्जी तो आनी ही चाहिए अगर शादी करनी है। तो ये मतलब था 1966 में एक औरत का। इसीलिए तो हमारे समाज में ये कहा जाता था कि लड़की का जन्म हो गया, हाय लड़की हो गई। कुछ लोग गर्भ के अंदर ही सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, कुछ लोग गर्भ के बाहर आके मारते थे, कुछ लोग महिला को सेंसिबिलिटी मानते थे, मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिफाइंग, और उस नजरों से देखते थे जिस कारण से महिलाओं ने रेप, गैंग रेप और पता नहीं कौन कौन से क्राइम सहे हैं अपने दिन प्रतिदिन हर जगह। इसीलिए तो वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए। तो मैडम भी एक महिला ही थी, तो मैडम कैसे समाज की बातों से पीछे हट जाए। मैडम को भी तो सुनाने वाले होंगे। मैडम को भी सुनाया गया, मैडम को बोला गया गूंगी गुड़िया। चुपचाप मैडम ने प्रधानमंत्री का पद लिया
और प्रधानमंत्री का पद लेते ही मैडम ने सबसे पहली बात अपने देश के लोगों के पेट भरे जाए, तो इसके लिए खाद्यान्न के लिए, अब उन्हें ये तो पता था यूनाइटेड नेशन में मैडम ने बोल दिया अमेरिका को कि वियतनाम पे वॉर रोको, आपको वियतनाम पे युद्ध नहीं करना चाहिए। और वियतनाम का डिफेंस सिस्टम, वियतनाम का जीडीपी अमेरिका के बराबर नहीं था भाई, वियतनाम बहुत छोटा, परंतु फिर भी वियतनाम के अंदर थे गट्स, वियतनाम लड़ा। और जब इंदिरा ने इस तरह से बोला तो वैसे भी अमेरिका इंडिया को पसंद नहीं करता था, और अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, वो तो अब माहौल बदल चुका है। मैडम ने बोला कि हमें खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देश के लोगों को पेट भरना। तो अमेरिका तो सही ऑप्शन नहीं है। उस समय पर सामने रशिया से ये साइन किया गया और रशिया से हमने गेहूं चावल इंपोर्ट किया। और अगर आपको अच्छे से पता हो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो रशिया के पास ही हैं, नेचुरल गैसेस रशिया के पास हैं। तो ऑब्वियसली रशिया ने साथ दिया और हमारे इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के जो चेयरमैन बने एमएस स्वामीनाथन और रशिया के नॉर्मन बर्लोग, दोनों ने मिलकर एक हाई यील्ड वैरायटी सीड का जन्म किया। मतलब वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मल्टीपल तरीके से ग्रेन ग्रो करे, ऐसा बीज। तो 1967, 68, 69 भारत ने खूब अन्न उगाया, और इतना अन्न उगाया कि हम लोग अपने देश के लोगों का सिर्फ पेट ही नहीं भर रहे बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और भारत का 1 रुपया, $1 सब बराबर, भारत की तरक्की हो रही है। जनता के मन में इंदिरा गांधी के लिए प्रेम स्नेह, देखिए हम भारतीय हमेशा से इमोशनल रहे हैं, हमें जो पसंद आ जाए तो हम सिर पे बिठा लेते हैं, हमें पसंद ना आए तो सिर से उठा के गिरा भी देते हैं। ये भारतीयों की हमेशा से स्पेशलिटी रही है। और आज भी आप देख लीजिए, कोई कुछ कुछ लोग तो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, है ना। कमेंट में बताना कितने वायरल लोगों को जानते हैं आप। तो अब हुआ क्या, जनता 1970 में मैडम के नाम के स्लोगन गाने लगी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा ही इंडिया है। ऐसे लोग भक्त होने लगे इंदिरा के। 1971, 1971 का समय, अब इलेक्शंस का समय आ गया। अब इलेक्शन में दोबारा प्रधानमंत्री मैडम ही बनेंगी क्योंकि 5 साल का टर्म पीरियड होता है। पर मैडम के पास उस समय पर समस्या आने लगी क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान इलीगल माइग्रेंट इंडिया के अंदर जम कर रहे थे थ्रू द असम, थ्रू बंगाल। दिक्कत आ रही है। और साथ साथ इंदिरा के पास पत्र भी पहुंचा कि मैडम हमें इससे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान हमेशा से डोमिनेट करता आया है, ईस्ट पाकिस्तान कुछ भी कमाता था तो वेस्ट पाकिस्तान पे जाता था। और वैसे भी आपको पता है शेख हसीना के जो पिताजी थे वही जीते थे, परंतु वहां पर वेस्ट पाकिस्तान में याहिया खान की ईगो हर्ट हो गई। हाँ, क्योंकि याहिया खान तो मानते थे वही जीतेंगे, वही डोमिनेट करेंगे, हाँ, मिलिट्री शासन। तो बस होना क्या था, याहिया खान मजाक उड़ाया, क्या करेगी ये औरत। इंदिरा गई फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, मांगी मदद, नहीं दी मदद, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा ने डिसाइड कर लिया 1971 में युद्ध तो होके रहेगा, और देश में लग गई दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। अब जब सेकेंड नेशनल इमरजेंसी लगी, हमारी आर्मी पूरे तरीके से तैयार, और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि 90,000 सैनिक पहुंच गए लाहौर।
हमारे सैनिक लाहौर पहुंचे और सॉरी 90,000 सैनिकों 92,000 सैनिकों को इंडियन जेल में बंद किया, पाकिस्तानी सैनिकों को। बहुत भारी जीत है, ठीक है, बहुत भारी जीत है। फिर 1972 में शिमला पैक्ट हुआ, शिमला में। उस पैक्ट में क्या हुआ कि मैडम ने कहा कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये बन जाएगा बांग्लादेश। कश्मीर के मुद्दे में भारत और पाकिस्तान ही सिर्फ निर्णय लेगा और कोई तीसरा कंट्री बीच में नहीं आएगा। जितने इंडियन नेता थे बहुत ही मायूस हो गए, नाराज हो गए कि ये सबसे अच्छा समय था, उस देश को भी भारत के अंदर मिलाना चाहिए था, अलग से क्यों बांग्लादेश बना दिया? इतनी अच्छी जीत के बाद तुमने कैसे झोली से निकाल के चीज दूसरे को दे दी? तुम्हें तो ये भारत ही बनाना चाहिए था। पर मैडम ने वैसा नहीं किया। इंडियन नेता मैडम से रुष्ट हो गए, नाराज थे, और इसी नाराज के चलते चलते उन्होंने कहा ये डिसीजन सबसे गलत है, और कश्मीर के मुद्दे पे भी कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, बीजेपी आई, गवर्नमेंट आई, 2019 में कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कैसे किया कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी आर्टिकल है, और जो चीज टेम्परेरी है उसका समय लिमिटेड होता है, इसे कभी ना कभी तो खत्म होना ही होगा, तो इसे खत्म किया भी गया। अब उसके बाद आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर जो राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता थी वो सब खत्म कर दी, और आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख को भी अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया ताकि लद्दाख का डेवलपमेंट अच्छा हो, और लद्दाख के अंदर पोटेंशियल भी है, कश्मीर के अंदर मिलके ये ना हो कि लद्दाख का भला ना हो सके। परंतु 1971 में ऐसा कुछ नहीं था। एनआरसी के बारे में बात करी गई थी, आज भी सरकार कह रही है पूरे भारत में एनआरसी कराओ, बहुत सारे लोग विरोध में हैं। सीएए तो इम्प्लीमेंट हो गया पर एनआरसी अभी तक नहीं हुआ। एनपीआर भी होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो अब उसके बाद 1973-74 नेताओं के अंदर हलचली। नेता कहते हैं अब इंदिरा को गद्दी से हटाना होगा और जनता को बैठना चाहिए गद्दी पे। तो बस यहीं से आइडिया आया, इंदिरा तुम गद्दी से हटो, जनता गद्दी बैठने पे तैयार है, तो बना देते हैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम होगा जनसंघ, जो 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। समझ रहे हो कैसे जन्म हुआ पॉलिटिकल पार्टी का? और ये जो आम आदमी पार्टी है इसका भी जन्म कैसे हुआ था? करप्शन के अगेंस्ट में, लोकपाल बिल की बात को रखकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। ऐसे ही बनती हैं राजनीतिक पार्टियां। तो बस बच्चे, अब था क्या, 1975 में मैडम के पास इंफॉर्मेशन आई कि मैडम को करप्शन के केस में, करप्शन इन जुडिशरी के केस में और इलेक्शन के करप्शन के केस में मैडम का सम्मन है। अपनी गद्दी बचाने के लिए मैडम ने राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस, राजनीति का व्यवस्था के नाम पे घोषित कर दिया। मैडम ने क्या कहा कि हमारे देश में राजनीति का व्यवस्था है, इसीलिए प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रात को 8 बजे कॉल किया, 10 बजे तक फाइलें पहुंची और कहा 1 घंटे का समय है, आप इस फाइल को पढ़कर साइन कर दीजिए और 11 बजे इस देश में लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री जो सलाह देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करता है। वो तो बाद में इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, परंतु पहले तो यही माना जाता था। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद आया कि राष्ट्रपति अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग कर सकता है, और अगर प्रधानमंत्री की कोई ऐसी सलाह है तो उसे भी मना कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद 1975
फखरुद्दीन अली अहमद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रात के 11 बजे डिक्लेयर करते हैं, मैं भारत का राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूं आंतरिक असंतोष के आधार पे। अब 11 बजे कौन जागता है? आशिक, पियक्कड़, चौकीदार। आम जनता को पता ही नहीं आपातकाल है, कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पता। तो कैबिनेट के मंत्री जो इंदिरा को हमेशा से कहते आए हैं कि अरे ये तो गूंगी गुड़िया है, वही यही बोलते थे कि देयर इज अ वन कैबिनेट एंड वन कैबिनेट बिलोंग्स टू इंदिरा। एक ही कैबिनेट है और एक कैबिनेट है इंदिरा। और अल्टीमेटली फिर आपातकाल लगा तो हर जगह ये बोला गया, इंदिरा तुम गद्दी से हटो, जनता गद्दी पर बैठने को तैयार है। वहां से इंदिरा भाषण देती, तुम कहते हो इंदिरा हटे, इंदिरा कहती है गरीबी हटे। ऐसे स्लोगन्स दिए गए थे। 1977 इलेक्शन हुआ, लोकसभा का टर्म पीरियड भी 1 साल बढ़ जाता है जब आपातकाल लगता है। तो अब इलेक्शन में ऑब्वियसली नॉन कांग्रेसियन पार्टी आएगी, क्योंकि जनता बड़ी परेशान थी इस आपातकाल से। कोई प्रेस नहीं छपा, कोई फंडामेंटल राइट नहीं, और पूरा का पूरा राजनीतिक शासन इंदिरा का चल रहा था। जहां भी लोग इकट्ठे हुए उनको पकड़ो, सीधा जेल के अंदर डालो। जनता क्रोधित थी। समझ पा रहे हो वक्त का चक्र कैसे घूमा? वही जनता जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा नहीं तो इंडिया नहीं, और वही जनता वो कह रही है कि इंदिरा तुम गद्दी खाली करो, जनता गद्दी लेने को तैयार है। अब उसके बाद फाइनली मोरारजी देसाई सबसे पहले नॉन कांग्रेसियन प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले आपातकाल के प्रावधानों में करा परिवर्तन। क्या परिवर्तन किया? अब अगर आपातकाल लगेगा तो वो प्रधानमंत्री के फोन करने पर नहीं लगेगा, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशंस पे लगेगा। कैबिनेट का लिखित सिफारिश जाएगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति घोषणा करेगा और प्रस्ताव जाएगा संसद के पास। संसद ने पास किया तो 6 महीना, और जब तक सामान्य समय ना आ जाए तब तक यह आपातकाल लगा रहेगा, और हर 6 महीने के बाद उसे बढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए संसद ने पास नहीं किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर संसद ने पास नहीं किया तो मात्र 1 महीने ही आपातकाल रहेगा, क्योंकि संसद को 1 महीना और विशेष बहुमत से पास करना होता है। ऐसे लगता है आज आपातकाल। अब अगर आपातकाल लग गया तो उसे हटाने की जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति के घोषणा के द्वारा। परंतु अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, अगर आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो उस समय पे हमारे मौलिक अधिकारों का क्या? तो बच्चे याद रखिएगा, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा होते ही वो अधिकार खत्म हो जाएगा, वो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। परंतु किसी भी सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में खत्म नहीं हो सकते। तो बच्चे ये था पूरा राष्ट्रीय आपातकाल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली बार मैं और अच्छा नया टॉपिक लेकर आऊंगी। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।